तो दोस्तों, यूपीएससी यानी कि अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीलिम्स का 2026 का पेपर कंडक्ट हो चुका है और इस पेपर ने लाखों बच्चों के अरमानों को तोड़ दिया है और उन्हें अंदर से झकझोर के रख दिया है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि यूपीएससी का पेपर कैसा था इस बार, कैसा होना चाहिए था, किस तरीके के क्वेश्चंस आए, उनके स्ट्रक्चर क्या थे, कट ऑफ क्या रह सकती हैं। देखिए, वैसे तो इस पेपर के बारे में अब बताने के लिए बहुत कुछ रह नहीं गया है, क्योंकि जो लोग देकर आए हैं वो बेहतर जानते हैं और बड़ी बड़ी कोचिंग्स ने और बड़े बड़े मेंटर्स ने अपने अपने वर्डिक्ट इस पर दे दिए हैं। तो उनका अनुभव बेहतर है, वो मेरे से बेहतर जानते हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है तो वो सही होगी। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, वो मैं अपने एक्सपीरियंसेस अपने आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने 2023 का पेपर दिया था जो कि लगभग इसी कैटेगरी का था। इससे पहले सबसे टफेस्ट पेपर वही था और उसमें तो जो सीसेट है वो भी बहुत ज़्यादा टफ था। तो वो मैंने दिया है, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि बच्चों को एग्ज़ाम हॉल में कैसा महसूस होता है, जो भी एस्पिरेंट पेपर दे रहे होते हैं वो कैसा महसूस करते हैं, बाहर आने के बाद उन्हें कैसा लग रहा होता है, उनके दिन और रात कैसे कट रहे होते हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं और जो कट ऑफ के बारे में उनकी जो जद्दोजहद चल रही होती है दिमाग में, उसको कैसे अंजाम दिया जा सकता है, उसके बारे में आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो देखिए, जो आज हम जो भी एनालिसिस करने वाले हैं वो ना तो गुस्से में और ना ही ओवर एक्साइटेड होकर करने वाले हैं। हम रैंडम चीज़ों पे बातें नहीं करेंगे, हम रैशनली फैक्ट बेस्ड बातें करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके का ये पेपर था। हम डीप एनालिसिस करेंगे उसका और इसी से हम आगे की स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। और लास्ट में मैं एक फाइनल कट ऑफ जो मेरी तरफ से जो मुझे उम्मीद है कि जितनी रह सकती है, देखिए कोई भी इस बारे में कुछ भी अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं अपना अनुमान है वो आपसे शेयर करूँगा। ये कितना सही है कितना गलत है वो आप अपने हिसाब से उसको डिसाइड कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि पेपर कैसा था, तो उसमें एक आम सहमति एक बन चुकी है कि पेपर बहुत लेंदी था, बहुत ही ज़्यादा लेंदी था पेपर, सच में बहुत बड़ा पेपर था। इस पेपर में हमको 120 मिनट में 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, यानी कि पर क्वेश्चन हमको 1.20 मिनट्स मिलते हैं। 1 मिनट और 20 सेकेंड हमको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। सॉल्व करना छोड़िए, हमें पढ़ने में ही इतना टाइम लग रहा था इस बार क्वेश्चंस को। मैंने खुद क्वेश्चंस को पढ़ के देखा है और मैंने महसूस किया है कि अब तक जो क्वेश्चंस आते थे वो इतने टाइम टेकिंग नहीं होते थे जितने कि ये थे। हालांकि ये सच बात है कि उनमें से क्वेश्चंस जो बहुत लेंदी थे वो इतने ज़्यादा टफ नहीं थे, उनको टफ कहना गलत होगा, लेकिन पढ़ने में जितना टाइम उनका ज़ाया हो रहा था वो एक स्टूडेंट के ऊपर एक मेंटल प्रेशर क्रिएट करता है। देखिए आप, टेम्परेचर कितना है, 45-46 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है और बच्चे के ऊपर वैसे ही एग्जाम का प्रेशर है। 1 मिनट और 20 सेकंड उसको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मिले हैं और उसके बाद इतना बड़ा क्वेश्चन, अगर वो एक ही क्वेश्चन करने में टाइम वेस्ट हो जाएगा उसका, तो कितना प्रेशर उसके दिमाग में बिल्टअप हो जाएगा। ये बहुत बड़ा इशू रहा है। दूसरा पॉइंट है वो इसी से जुड़ा हुआ है एक तरीके से, जो कि है कि नए स्टूडेंट जो है उनके लिए काफ़ी मुश्किल था ये पेपर। एक तरीके से अगर हम माने कि जिसका 3rd या 4th अटेम्प्ट है या कोई 2nd अटेम्प्ट दे रहा है या अपना 3rd अटेम्प्ट दे रहा है, तो वो कहीं कुछ तरीके से ये पेपर अटेम्प्ट कर सकते थे, क्योंकि वो जानते हैं कि यूपीएससी का जो नेचर है वो है ही अनप्रिडिक्टेबल, उसको आप प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते। वो रेडी थे इसके लिए, उनका दिमाग मेंटली इसके लिए रेडी था। लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं जो हाल ही में अपनी डिग्री कंप्लीट करके आए हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट अपना दे रहे हैं, 21 साल उनकी उम्र है, केवल 21 साल उनकी उम्र है, तो यूपीएससी का क्या ये पेपर उनको शामिल करता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। यूपीएससी ने उनके बारे में ज़रा भी नहीं सोचा और यूपीएससी को ये सोचना चाहिए था कि ये जो हर स्टूडेंट जो इसको अटेम्प्ट कर रहा है इस पेपर को, उसके हिसाब से होना चाहिए। कोई बच्चा बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे ग्रामीण इलाकों से इस पेपर को देता है, उनके बारे में यूपीएससी ने नहीं सोचा। तीसरी और बड़ी चीज़ जो मुझे इस पेपर में लगती है वो ये है कि क्या यूपीएससी जिस तरीके के उन्होंने क्वेश्चंस जहाँ से बनाए हैं, क्या यूपीएससी जस्टिफाई कर सकती है कि उन्होंने एथिक्स के क्वेश्चन, एथिक्स के क्वेश्चंस इसमें शामिल कर लिए हैं? किस तरीके से आप जस्टिफाई करेंगे कि आपने सिलेबस में ये चीज़ें लिखी हुई है? ये बहुत मुश्किल होगा यूपीएससी के लिए कि आप इसको जस्टिफाई कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि आप एथिक्स के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देने चाहिए। आई डोंट फील कि ये जगह है सही उनको क्वेश्चन को पूछने के लिए। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा है बच्चा तो उसको हर तरीके से प्रिपेयर होके ही आना चाहिए, उसको सब कुछ आना चाहिए। हम कुछ भी कहीं भी पूछ सकते हैं। ये तो वही वाली बात होगी कि अंडर द सन यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है।
हाँ, ये बात सच है कि वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे। उनमें से जो अधिकतर क्वेश्चन थे वो सिंपल थे, उनको अगर ढंग से पढ़ते, अगर उनको सॉल्व करने की कोशिश करते तो हो सकते थे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप सिलेबस से बाहर जाके उसमें क्वेश्चन ऐड कर देंगे। अगर इसी तरीके से चलेगा तो आप सी सेट के क्वेश्चन भी GS1 में दे सकते हैं, और GS1 के हैं वो सी सेट में दे सकते हैं। आप तो कुछ भी जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। बच्चा कर लेगा क्वेश्चन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं भी कुछ भी बिना एग्जाम के, कोई थीम के, बिना स्ट्रक्चर के हम कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी उठाकर पूछ लेंगे। एक और बड़ी प्रॉब्लम इस यूपीएससी के पेपर के साथ ये है कि यूपीएससी, और ये इस साल की नहीं है, यूपीएससी के साथ हर बार की ये प्रॉब्लम रहती है कि जो यूपीएससी में वेटेज है, जो भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं उन सब का जो वेटेज है ना, वो यूपीएससी के मूड पे डिपेंड करता है। अगर यूपीएससी का मूड है कि इस साल हमको करंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने हैं, तो वो करंट से ज़्यादा क्वेश्चन दे देंगे। जैसा कि इस साल हुआ है, 30+ क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से हैं। और जो वहीं दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, उनके जो वेटेज है उनका कम हुआ है। तो आप यहाँ पर कोई स्ट्रेटेजी बनाकर नहीं जा सकते हैं, आपको पूरा सिलेबस पढ़ना ही पड़ेगा, सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी के मूड पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम देख रहे हैं आर्ट एंड कल्चर से, डांस से, म्यूजिक से, विशेषकर म्यूजिक से दो क्वेश्चन है इस बार, जबकि कभी इस टॉपिक पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। तो आपको तो पढ़ के ही जाना है। यूपीएससी ने इस तरीके से, कभी भी यूपीएससी का मूड कुछ भी हो जाएगा, आपको पढ़ के ही जाना है। जो अगला पॉइंट हमारा है, 5th पॉइंट, वो डायरेक्टली प्रूव करता है कि ये पेपर सच में टफ था। यानी कि हम देखते हैं हर साल यूपीएससी में 25 to 28, कई बार 30, 35, पहले की अगर हम बात करें 2020 से पहले की, तो 35+ क्वेश्चन ऐसे होते थे जो इजी कैटेगरी में रखे जाते थे। इसलिए कट ऑफ जो होती थी वो 95, 100 के आसपास रहती थी, और वो धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होते गए। और इस साल मतलब मुझे ये अचरज हुई है देखकर कि 10 से 12 क्वेश्चन, 10-11 क्वेश्चन केवल ऐसे थे जो कि जिसको ईजी कैटेगरी में, यानी कि आप डायरेक्टली उनको सॉल्व कर सकते हैं। आपने पढ़ा है, आप उसे देखेंगे और सॉल्व कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन मात्र 10 से 11 थे। तो आप कट ऑफ कहाँ जाएगी, आप सोच के देखिए कि कट ऑफ कहाँ जानी चाहिए। और बाकी सारे जो क्वेश्चन थे वो मॉडरेट टू टफ लेवल के थे, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो टफ की कैटेगरी में ही आते हैं। तो इस तरीके से भी ये पेपर, ये प्रूव होता है कि ये पेपर टफर साइड में था। और एक चीज़ और ये है कि इसमें क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर था, क्वेश्चन पेपर का नहीं, क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर था वो भी चेंज कर दिया गया। अब देखिए, दोहरी मार पड़ी इस तरीके से बच्चे के ऊपर। कोई टॉपिक है वो टफ है, उसके लिए हमने टफ स्टेटमेंट बनाए, उस क्वेश्चन को टफ कर दिया, लेकिन यहीं तक बात खत्म नहीं हो जाती है। अब उसके बाद जो उसके ऑप्शंस है वो और ज़्यादा टफ है, आपको बहुत जटिल है, वो घुमावदार है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने आंसर फाइंड कर लिया और आपको जाके टिक करना है कि ये ऑप्शन है, आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एट द फर्स्ट टाइम आप उसको देख रहे हैं कि ये किस तरीके के ऑप्शन बनाए गए हैं। आप वहीं पे पहली बार उनसे रूबरू हो रहे हैं, तो आपको वहीं पर सोचना है, वहीं दिमाग लगाना है कि क्या, किस तरीके से इसे सॉल्व करूं। तो इन सारे फैक्ट्स के आधार पे, इन सब के आधार पे, हम इनके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये पेपर टफ था, और सच में टफ था, लेंदी था, इसमें सिलेबस के बारे को जस्टिफाई नहीं कर सकती। ये सारी बातें सही है यूपीएससी के लिए, और सच में ये अब तक का सबसे टफ पेपर था। लेकिन अगर हम इसका सच में एनालिसिस करें, डीप एनालिसिस करें, तो अल्टीमेटली ये पेपर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। यूपीएससी का जो नेचर है वो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। आप इससे पहले वाला जो वीडियो है जो मैंने बनाया था कि एग्ज़ाम से पहले आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, मैंने यूपीएससी के प्रीलिम्स से पहले 2 दिन पहले ये वीडियो डाला है, आप उसको जाकर चेक कीजिए। मैंने उसमें यही कहा है कि आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। जो भी होगा, जिस तरीके का भी पेपर आता है, मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा टफ पेपर आ जाता है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कट ऑफ डाउन हो जाएगी। मान लीजिए ये पेपर टफ था, इससे भी ज़्यादा टफ पेपर आ जाता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लीजिए इससे ज़्यादा टफ पेपर आता ना, तो कट ऑफ 50 चली जाती, 40 चली जाती। आपको तो उतने ही लाने होते ना, आपको क्यों 80 या 90 नंबर स्कोर करने हैं। आप मान करके चलिए कि अगर आप इजी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के हैं, उनको अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो वो पेपर उसी लेवल का है। आपने अगर तैयारी, एक ठीक ठाक स्तर की तैयारी की है, तो आप ही कट ऑफ के डिसाइडर हैं, और कोई नहीं है। कोई बाहर से आके आपको डिसाइड करके नहीं बता सकता कि कट ऑफ क्या है। आपने अगर एक लेवल की तैयारी कर ली है, उसके बाद आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी ने उसी लेवल की तैयारी की है। उसके बाहर अगर क्वेश्चन जाता है तो वो किसी को नहीं आएगा, आपको भी उससे दूर रहना चाहिए। मैंने ये बात भी अपने पुराने वीडियो में कही थी कि अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि जो कि सुना ही नहीं है, मान लीजिए उसके बारे में हम जानते ही नहीं है, यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन दे दिया जिसको हमने कहीं भी नाम नहीं सुना है, तो छोड़ दीजिए,
क्या ज़रूरी है कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें? और मान लीजिए कि चलिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो गए, बहुत सारे क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे दे दिए, तो वो किसी को नहीं आ रहे, आपको उन्हें छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए, वो छोड़ने के लिए ही दिए गए हैं। हम ऐसा क्यों मान के चलते हैं कि हमारी तैयारी में कोई कमजोरी है, या कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो चांद पर जाके अलग से कुछ पढ़ के आया होगा और उससे उसकी तैयारी बेटर होगी, यानी कि हमें अपनी तैयारी पर विश्वास ही नहीं है। एक चीज़ और मुझे जो इसमें पता लगी, इस पेपर के बारे में मुझे जो समझ आई, वो ये थी कि क्वेश्चंस को ट्विस्ट किया गया था, क्वेश्चन को घुमाया गया था। कुछ क्वेश्चंस इजी थे, लेकिन उनको इस फॉर्म में आपके सामने रखा गया कि वो क्वेश्चंस समझ ही नहीं आ रहे थे, वो घुमा दिए गए थे। हालांकि अगर आप मेंटली बैलेंस होकर उस क्वेश्चन को पढ़ते, थोड़ा सा अगर आप बैलेंस्ड रहते, तो शायद कुछ क्वेश्चंस आप कर पाते, और मेरे हिसाब से इसके आधार पे आप कट ऑफ निकाल सकते थे। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जहाँ पे उनका आंसर उन्हीं में छुपा हुआ था। जैसे कि एथिक्स की बात है, तो वो 3 या 4 जो भी क्वेश्चन थे, वो सारे क्वेश्चन इजी थे। अगर आप उनको आधा भी पढ़ते तो आप उनको इजीली सॉल्व कर पाते, अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा था। आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए थी, आपकी लैंग्वेज पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए थी। उसके बाद जब आप उसको आधा पढ़ते तो भी आप समझ पाते कि क्या माजरा चल रहा है, इसको कैसे सॉल्व करना है और क्या पूछा गया है। डायरेक्ट अगर आप क्वेश्चन पे जंप करते तो वो एलिमिनेट करके आप डायरेक्ट उसको आंसर कर सकते थे। तो आपको 1 मिनट और 20 सेकेंड अपने खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अगर आप स्मार्टली उस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते तो। मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरा ये कहना कतई नहीं है कि ये पेपर आसान है। ये पेपर आसान कहीं से भी नहीं है, पेपर तो मुश्किल ही है, लेकिन इस मुश्किल पेपर को हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते थे, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। या मुश्किल से मुश्किल पेपर में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके आधार पे हम अपना मेंटल अगर बैलेंस रखते हैं, मेंटली स्टेबल रहते हैं, तो हम उस मुश्किल से मुश्किल पेपर को भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं बस इतना कह रहा हूँ। तीसरी और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये कि जिनका भी ये फर्स्ट अटैम्प्ट था या सेकंड अटैम्प्ट था, या जो अब 2027 में अपना पेपर अटैम्प्ट करने जाएंगे, फर्स्ट अटैम्प्ट देंगे, उनको अपने दिमाग में ये क्लियर करके रखना चाहिए कि जो यूपीएससी है ना, उसका ट्रेंड ही यही है कि वो ट्रेंड चेंज करते रहते हैं। और 2019 के बाद से तो लगातार यही है कि हर 2 साल में उनका ट्रेंड और पैटर्न चेंज हो रहा है। तो आपको अपने मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि हम जो पढ़ के जा रहे हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं मिलेगा, हमारे को पेपर हमेशा टफ ही मिलेगा, लेकिन हमको उसमें अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। देखिए, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, आपके हाथ में नहीं है कि पेपर क्या है, लेकिन आप जो कर सकते हैं, आप अपने आप को उस पेपर से बचाकर उस कट ऑफ से बाहर लेकर जा सकते हैं। इसलिए आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने को मेंटली प्रिपेयर रखें इन सब चीज़ों के लिए। देखिए, जिनके 3rd या 4th अटैम्प्ट है वो सब ये जानते हैं, जो भी यूपीएससी में पुराने टाइम से यूपीएससी का पेपर देता आ रहा है, वो जानते हैं कि यूपीएससी हर साल कुछ नया उनको प्रेजेंट करना होता है, नई चीज़ों को अनाउंस करते हैं, नई चीज़ें लेकर आते हैं, स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं, लेकिन हमको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना ही पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब क्या, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में यही बात आ रही होगी कि अब क्या करें, जैसा भी पेपर था, हमने जैसा भी अटेम्प्ट किया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं इस पेपर का हम। तो उसके बारे में मेरे पास ये 3 जवाब है, और आप खुद वैसे अपना खुद जवाब ढूंढेंगे तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से कुछ जो सलाह है वो मेरी ये है। आप क्या कर सकते हैं, अगर हम लॉजिकली सोचें तो आप इनमें से डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। पहली चीज़ तो ये है कि या तो आप तैयारी छोड़ दीजिए यूपीएससी की। जी हाँ, अगर आपको यूपीएससी का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप तैयारी छोड़ दीजिए, और पहले किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए जिससे आपको जॉब की सिक्योरिटी मिले, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले। उसके बाद आप शिफ्ट कीजिए यूपीएससी की तैयारी पे। उसके बाद आप पीसफुल तरीके से यूपीएससी की तैयारी कर सकेंगे। और बाई चांस अगर आप यूपीएससी कभी नहीं भी निकाल पाए तो आपके पास एक जॉब तो होगी जिसके आधार पर आप सर्वाइव कर पाएंगे। तो पहला ऑप्शन ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लीगल लड़ाई करो, यानी कि आप जाके कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में इस पेपर के खिलाफ लड़ाई करो कि नहीं, ये पेपर सही नहीं था, इसे ऐसा नहीं होना चाहिए था, या वैसा नहीं होना चाहिए था, या ये सिलेबस से बाहर है। अगर ईमानदारी से मैं आपको सच बात बताऊं तो इससे कुछ नहीं होना है, कोई मतलब नहीं है इस सब चीज़ का। 2023 में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो सीसेट का जो पेपर था वो कैट लेवल का बनाया गया था, उसकी जो मैथमेटिक्स थी वो कैट लेवल की थी, और कई लोगों ने इसके लिए लड़ाई भी की। मैं खुद भी इस विचारधारा का था कि नहीं, इस पेपर को रद्द किया जाना चाहिए, हटाया जाना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। जिस तरीके का वो पेपर था उसे हटाया जाना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं होगा। आप इस बात को अपने दिमाग में रखिए।
आप लीगल लड़ाई कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, आप उसको 2-3 साल तक कोर्ट केस में उलझा सकते हैं, लेकिन सच में कुछ नहीं होगा। मेंस होगा, इंटरव्यू होगा और फाइनल सिलेक्शन लेकर कुछ लोग सेलेक्ट होकर लिस्ट में नाम दर्ज करवा लेंगे। तो ये भी ऑप्शन मेरे हिसाब से सही नहीं है, लॉजिकल नहीं है। मेरे हिसाब से जो रैशनल और लॉजिकल जो रास्ता होगा वो ये है कि हमें जो भी हमने अब तैयारी की है, जैसा भी हमारा पेपर हुआ, उसको एनालाइज़ करें, पेपर को एनालाइज़ करें, हमारी तैयारी को एनालाइज़ करें। देखिए, मैं फिर एक बार ये क्लियर कर देता हूँ कि मैं कहीं भी यूपीएससी को ढक नहीं रहा हूँ, या मेरा कहीं भी ये कहना नहीं है कि यूपीएससी का पेपर आसान है या जस्टिफिएबल है, इस तरीके का पेपर बनाया जाना चाहिए, ये कहना नहीं है मेरा। लेकिन हमें खुद के प्रति जिम्मेदारी को समझते हुए कुछ रैशनल डिसीजंस लेने पड़ेंगे। हम ये हमारे लिए कर रहे हैं, हम यूपीएससी के लिए नहीं कर रहे हैं, ये बात समझनी होगी हमें। तो हमें क्या करना होगा, देखिए, यूट्यूब और सोशल मीडिया के जो गुस्से वाले और आक्रोश वाले जो वीडियोस हैं ना, वो आपको 3-4 दिन से ज़्यादा संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद सब अपनी मेंस की तैयारी में लग जाएंगे, जो कि जिनको उम्मीद है कि वो मेंस देने वाले हैं, वो अपनी मेंस की तैयारी में लग जाएंगे, और आप रह जाएंगे अकेले। आपको खुद के साथ 1 साल बिताना है। अब आप किस तरीके से उस साल को बिताते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये केवल एल्गोरिदम है, ये सोशल मीडिया का एल्गोरिदम है जो आपको अभी इस तरीके से आक्रोशित करेगा, गुस्सा दिलाएगा, आपको अंदर से उद्वेलित करेगा, आप परेशान होंगे, लेकिन उसका हासिल कुछ भी नहीं है, उसका आउटकम कुछ भी नहीं है। इसीलिए आप अगर सच में आउटकम चाहते हैं तो अपने आप को बैलेंस कीजिए, आप अपने अंदर के जो दुख है, अपने अंदर का जो परेशानी है, उसको कम कीजिए और रैशनल हो जाइए, खुद के प्रति निर्मम हो जाइए, और उसके बाद वापस रीचेक कीजिए कि कहाँ गड़बड़ रही। यूपीएससी की साइड की गड़बड़ की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, क्या हमारी साइड से कोई गड़बड़ रही। हमें उस गड़बड़ तक पहुँच प्राप्त करनी है, उसके बाद हमें देखना है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। देखिए, अब मैं कुछ चीज़ें और हैं जो आपके सामने क्लियर कर देना चाहता हूँ, और ये मुझे ज़रूरत इसलिए मालूम पड़ रही है कि कई जगह ऐसी बातें चल रही है कि हमें अब और ज़्यादा डीप में पढ़ना पड़ेगा, और ज़्यादा फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे, कुछ चीज़ों को जितना हमने शैलो पढ़ा था तो उसको और ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे, डेप्थ बढ़ा देंगे। देखिए, सच बात बताऊँ तो ये मूर्खता है, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। अगर आप पढ़ भी लेंगे डीप में तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये कि आप एक ह्यूमन हैं, और ह्यूमन ना होने के नाते आपकी कुछ सीमाएं हैं। आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, अंडर द सन सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। ये एक केवल बेवकूफ़ी है कि आप सोचते हैं कि मैं सब कुछ याद कर लूँगा, ऐसा नहीं हो सकता है। और अगर आप कर भी लेंगे तो आप केवल फैक्ट की एक ऐसी डेटा मशीन बन जाएंगे जिसके पास केवल फैक्ट है, और उससे भी यूपीएससी क्वालिफाई नहीं होने वाला है। तो करना क्या है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये रणनीति गलत है। हमें क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना चाहिए। हम अभी भी गलती ये कर रहे हैं कि हम क्वेश्चन के पीछे, या हम चाहते हैं कि हम जो पढ़ें वो एग्ज़ाम में आ जाए। ये बहुत बड़ी गलती है जो हम सोचते हैं कि हम जो पढ़ेंगे वो एग्ज़ाम में आ जाएगा। हम कंप्लीट तैयारी के पीछे नहीं जाते हैं, कंप्लीट तैयारी करनी पड़ेगी। अपने आप को एक स्मार्ट एस्पिरेंट बनाना पड़ेगा। स्मार्ट यानी कि जिसने स्मार्टली पढ़ा है, उसके बाद वो एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करता है, पेपर को बहुत अच्छे से हैंडल करता है। जो अपना नॉलेज है उसके बेस पे वो सही आंसर तक स्मार्टली पहुंच पाता है, वो बनना है आपको। मैं फिर यहाँ पर कहता हूँ कि ये कॉमन सेंस नहीं है। कॉमन सेंस आपको नॉलेज नहीं होता है तब लगाना होता है। और जो मैं हमेशा कहता हूँ कि इनसाइट आपकी मदद करता है, इनसाइट आपके नॉलेज के बाद आता है। इसलिए हमें नॉलेज गेन करना है, इनसाइट डेवलप करना है, उसके बाद यूपीएससी अपने आप निकलेगा। क्योंकि यूपीएससी है कोई ये हवा नहीं है, कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, यूपीएससी है ये। और एक चीज़ जो कि अनडाउटेडली एक चीज़ है जो यूपीएससी पेपर में कभी चेंज नहीं होने वाली है। आप एक लेवल की तैयारी कर लीजिए, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना जो आपको करनी है, वो है PYQ। सिलेबस आपकी मदद नहीं करने वाला है, क्योंकि सिलेबस तो अनडिफाइंड है, उसमें तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। जो असली चीज़ है जो आपकी मदद करेगा वो है PYQ। यूपीएससी कभी भी अपने PYQ के नेचर से, मैं कह रहा हूँ नेचर से, टॉपिक बदल सकते हैं, चीज़ें चेंज हो सकती है, लेकिन उनका जो PYQ का जो नेचर है ना वो सेम रहता है। आप इसको चेक कीजिए, पिछले 30 सालों के पेपर उठाइए, उनको बहुत ही डीप में जाके पढ़िए, उनको डीप में पढ़िए। आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है। और हर अलग क्वेश्चन के लिए हर अलग आपको रणनीति अपने दिमाग में, अपने आप आपके दिमाग में बनती चली जाएगी। इसलिए तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए। अब कट ऑफ के बारे में एक चीज़ है, एक प्रेडिक्शन है जो कि मैं आपको देना चाहता हूँ। इसके बारे में देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सबका अपना होता है ये। इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि लोगों ने वहाँ कैसे आंसर दिए हैं, कितने लोगों ने किस तरीके से पेपर किया, लोगों की तैयारी कैसी थी। लेकिन मैं केवल जो अनुमान लगाऊंगा वो होगा पेपर पे बेस्ड, और पिछले जो मेरे एक्सपीरियंसेस है उनके आधार पे मेरा ये अनुमान होगा कि ये
जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप 70 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप सेफ जोन में हैं। आपको तैयारी मेंस की कर देनी चाहिए स्टार्ट। अगर 68 या 69 या 67 तक भी हैं तो आपको होप नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी का पेपर है, आंसर की में देखिए ऊपर नीचे हो सकता है, आपको होप नहीं छोड़नी चाहिए। और अगर आप 70 प्लस हैं तो आपको श्योरली तैयारी करनी चाहिए। और जो कट ऑफ का अगर रेंज अगर मैं बताऊं तो ये 70 टू 73 रह सकता है मेरे हिसाब से, और 75 से ऊपर ये किसी हालत में मुझे नहीं लगता कि जाएगा। बहुत मुश्किल है जाना, हालांकि बाकी ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था, और यही कहना है मेरा कि एक स्मार्ट ह्यूमन भी बनिए, एक स्मार्ट एस्पिरेंट बनिए, और अपने आप को रैशनल बनाइए, खुद के प्रति निर्मम बनाइए, और देखते हैं फिर यूपीएससी कैसे नहीं निकलता है। और अगर नहीं भी निकलता है तो उसके बाद आप अगर इस तरीके के ह्यूमन हैं तो जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू।